हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले भी बीपीएससी पे मेरा एक वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने केवल पैटर्न पे बात की थी। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन। मतलब क्या है कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज मेंस का जो सब सिलेबस है दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे कि हिस्ट्री से कौन सा टॉपिक है और उससे कहाँ से सवाल आएंगे। वैसे ही पॉलिटी से कौन से टॉपिक से कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे। दोस्तों इस डिस्कशन के लिए मैंने पिछले 4 से 5 वर्षों के पेपर का सहारा लिया है, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस दोस्तों एकदम डिफाइंड है। बीपीएससी के सिलेबस जितना किसी भी प्रशासनिक सेवा का सिलेबस दोस्तों डिफाइंड नहीं है। तो ज़्यादा 10 वर्षों का भी लेने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं दोस्तों। तो 4 से 5 वर्षों का मैंने क्यों लिया है, इसका मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। क्योंकि इन्हीं 4-5 वर्षों से दोस्तों बीपीएससी ने अपने पेपर में करेंट अफेयर का तड़का मारना शुरू किया है। दोस्तों, करेंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। जो भी सवाल आ रहे हैं वो करेंट से रिलेटेड, तो करेंट अफेयर का तड़का मारना बीपीएससी ने इन्हीं 4 से 5 वर्षों से शुरू किया है। तो इसीलिए मैंने केवल 4 से 5 वर्षों के पेपर का ही सहारा लिया है। दोस्तों, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी में कितने पेपर होते हैं। तो दोस्तों बीपीएससी के मेंस में दोस्तों 4 पेपर होते हैं। अब 4 पेपर में कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हो जाएगा दोस्तों आपका सामान्य हिंदी का पेपर। ये केवल क्वालिफाई करना होता है। अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे तभी आपके बाकी जीएस के 2 पेपर, जीएस के 2 पेपर और एक आपका ऑप्शनल पेपर जो होता है दोस्तों, उसकी कॉपी चेक की जाएगी। तो अब देख लेते हैं सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से और कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों सामान्य हिंदी में 100 प्रश्न आएंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक से दोस्तों, तो इसमें एक निबंध जाएगा दोस्तों। किससे? निबंध। इसमें दोस्तों करेंट से संबंधित मुद्दे रहेंगे। करेंट में जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी करेंट से संबंधित टॉपिक्स हैं, उनसे संबंधित दोस्तों एक निबंध आपको लिख रहना है। कुल 30 मार्क्स के इसके मिलेंगे 30 मार्क्स दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा व्याकरण। अब व्याकरण में क्या है दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में व्याकरण से हम लोग 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको ग्रामर बोलते हैं। तो ग्रामर से दोस्तों क्या आएगा, संज्ञा आ जाएगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब दोस्तों रहेंगे। और यहाँ से भी दोस्तों 30 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों 30 और 30 हो गए 60 नंबर। उसके बाद दोस्तों वाक्य संरचना, इसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा दोस्तों कि कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसमें से आपको अशुद्ध और शुद्ध वाक्य उसमें से आपको निकालना होता है। तो ये दोस्तों हो जाएंगे 25 नंबर के। सिंटेक्स से दोस्तों हो जाएंगे 25 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों समराइजेशन एक आता है। समराइजेशन दोस्तों इसको बोलते हैं सारांश। इसमें क्या रहेगा दोस्तों कि एक आपको गद्य दिया रहेगा, सॉरी, एक स्टोरी टाइप में आपको लिख के दे देंगे और उसको बोलेंगे कि इसको आप कंसाइज कीजिए, छोटे में लिखिए और इसका एक टॉपिक दे दीजिए। इसका एक सॉरी टॉपिक नहीं दोस्तों, इसका एक नाम दीजिए। इसको समराइज कीजिए और इसका एक नाम दे दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों कितना, 15 नंबर का सवाल रहेगा। तो ये होंगे दोस्तों कुल 100 नंबर। 30 इसके, 30 ग्रामर से और 25 हो जाएंगे आपके सिंटेक्स से। तो 30 30 30 60 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे 85 और 15 हो जाएगा 100 दोस्तों। याद रखना है कि इसमें केवल क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो दोस्तों आपका जीएस का पेपर चेक होगा। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आप कितना भी अच्छा जीएस लिख के आइए, आपका पेपर चेक नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे पहले सब्जेक्ट पे, पहले पेपर पे, सॉरी दोस्तों, जीएस पेपर 1 पे हम लोग बात करते हैं। तो जीएस पेपर 1 दोस्तों ये रहा। जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो जीएस पेपर 1 में दोस्तों सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है दोस्तों हिस्ट्री का। एक पार्ट हो जाएगा हिस्ट्री का, एक है हिस्ट्री दोस्तों। दूसरा है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करेंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे संबंधित दोस्तों सवाल रहेगा। और एक और रहेगा दोस्तों, एक और टॉपिक है, वो है दोस्तों सांख्यिकी विश्लेषण, पाई चार्ट और डायग्राम। इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा सांख्यिकी विश्लेषण, पाई चार्ट और डायग्राम। जैसा इसमें आपको एवरेज निकालना रहता है, और औसत जिसको बोलते हैं औसत निकालना रहेगा, परसेंटेज निकालना रहेगा। इसमें कुछ सवाल दिए रहेंगे, कुछ डाटा दिया रहेगा और वहाँ से आपको निकालना होता है। तो आइए पहले हम लोग हिस्ट्री पे देख लेते हैं, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है और कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे। तो इसमें दोस्तों हिस्ट्री में है बड़ा डिफाइंड दोस्तों। मतलब बीपीएससी का सिलेबस एकदम डिफाइंड है। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है और इसने पहले से ही टॉपिक दे रखे हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस ईयर का अपने यहाँ पेपर खोल लीजिएगा और उसको साथ में बैठ के फिर मेरा वीडियो देखिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या क्या पूछते हैं। तो हिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है विचारक। अब विचारक में कौन कौन से हैं, एक गांधी से सवाल पूछते हैं, एक नेहरू से सवाल पूछते हैं और एक टैगोर से सवाल पूछते हैं।
इनके विचार दोस्तों, तो गांधी कौन कौन से विचारक हो जाएंगे? गांधी, नेहरू और टैगोर। मतलब भारत के निर्माण में इनका क्या योगदान रहा है, इनके सिद्धांत क्या रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं, इन्हीं से संबंधित विचारक से सवाल पूछते हैं दोस्तों। तो एक यहाँ से हो जाएगा, और उसमें भी गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी से ऑलमोस्ट हर एक साल सवाल आ जाता है। तो गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम। अब स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, कहाँ से सवाल आएगा? तो स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों 1857 का जो संघर्ष हुआ था, जो क्रांति हुई थी, तो 1857 से लेके 1947 जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया, यहाँ तक दोस्तों सवाल रहेगा स्वतंत्रता संग्राम में। अब स्वतंत्रता संग्राम में भी कौन कौन से, इसमें भी दोस्तों टॉपिक इसका डिफाइंड है। स्वतंत्रता संग्राम में एक तो हो जाएगा 1857। उसके बाद दोस्तों अब सीधा यहाँ से अब बीच में कुछ नहीं पूछेगा, इसके बाद आपको जंप कर जाना है 1905 1905 1905 मतलब दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था यहाँ से। तो एक दोस्तों ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में ही दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के बाद क्या हुआ था हमारा 1911 में क्या हुआ था दोस्तों? दूसरा सॉरी 1911 में क्या हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था, रद्द हो गया था बंगाल विभाजन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, रद्द होने के साथ ही 1912 में बिहार का निर्माण हुआ दोस्तों। बंगाल से पृथक करके बिहार और उड़ीसा को एक साथ, बिहार और उड़ीसा को एक साथ करके बिहार का निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहाँ से 1905 हम लोग स्वदेशी आंदोलन देखेंगे, और उसके बाद 1911 से शुरू होता है बिहार को अलग करने का। जैसे 1905 के ही दौरान दोस्तों शुरू हो गया था बिहार को अलग प्रांत बनाने का आंदोलन शुरू हो गया था। तो यहाँ से भी सवाल आता है कि बिहार को अलग करने से संबंधित जितने मुद्दे रहे हैं, जो क्रांति चली है, जो संघर्ष चले हैं, उससे रिलेटेड भी दोस्तों एक सवाल पूछ लेगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में देख लिया हम लोगों ने 1857 देख लिया, 1905, और 1905 के दौरान ही बिहार को अलग करने, बिहार को बंगाल से अलग करने का संघर्ष। उसके बाद कौन सा टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन में? अब गांधी जी से रिलेटेड देखिए, गांधी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बीच में कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे गांधी से संबंधित जितने आंदोलन रहे हैं। जैसे कौन सा? असहयोग आंदोलन, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। उसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में जो हुआ था, जहाँ पे गांधी जी दांडी मार्च करके जाते हैं और नमक बनाते हैं, तो 1930। उसके बाद दोस्तों 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है किसान, तीसरा टॉपिक है दोस्तों किसान आंदोलन और आदिवासी विद्रोह। तो किसान आंदोलन में क्या है दोस्तों? 1920 से जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जब आते हैं, और किसान आंदोलन, किसान जब भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ने लगते हैं और अपनी पृथक उनके भी कुछ मांगे होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये किसान आंदोलन से संबंधित एक सवाल रहेगा। उसके बाद दोस्तों आदिवासी, तो आदिवासी में दोस्तों दो ही आदिवासी विद्रोह पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक पढ़ना है दोस्तों संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल विद्रोह, और एक दोस्तों मुंडा विद्रोह, मुंडा, बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो बिरसा मुंडा का विद्रोह जो हुआ था। तो ये दो ही आंदोलन दोस्तों इसमें पढ़ना है। तो आदिवासी विद्रोह में एकदम डिफाइंड है दोस्तों, आदिवासी विद्रोह में संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो ये दो हो गए यहाँ से। उसके बाद दोस्तों कला, आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? तो आर्ट एंड कल्चर में देख लेते हैं। तो इसमें बिहार से ही संबंधित है, जितने भी ये टॉपिक है दोस्तों इसमें बिहार से ही संबंधित है। तो आर्ट एंड कल्चर भी दोस्तों मेन बिहार से ही संबंधित है। बिहार से क्या क्या इसमें रहेगा दोस्तों? तो इसमें मुख्य रूप से तीन पार्ट है। एक तो हो जाएगा दोस्तों एंशियंट से मौर्य काल। अब मौर्य काल में क्या क्या है? मेनली अशोक के जो पिलर रहे हैं, तो अशोक के पिलर से सवाल काफ़ी आते हैं। तो अशोक के पिलर्स, उस पर जो टाइगर बना हुआ था, उस पर जो ऊपर जो एक आकृति बनी होती है पिलर के, इन सब चीज़ों से। उसके बाद दोस्तों पटना कलम, पटना कलम चित्रकारी जो है उससे सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद एक पाल काल दोस्तों, पाल काल की जो पाल कला जो थी, जब पाल शासक जब बिहार पे शासन कर रहे थे, उसके दौरान जो पाल कला थी उससे संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक सिलेबस में तो नहीं है लेकिन सवाल आ जाता है दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल, तो मधुबनी पेंटिंग से सवाल पूछ लेंगे। तो आपको ये चार टॉपिक तैयार होंगे आर्ट एंड कल्चर में, मौर्य कला से संबंधित, ठीक है, पटना कला, पाल कला और मधुबनी पेंटिंग। ये दोस्तों चार टॉपिक से आपको कला और संस्कृति से सवाल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पाश्चात्य
और तकनीक शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, बिहार के ही संदर्भ में शिक्षा का विकास, भारत में जो शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ है। अब शिक्षा का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ है दोस्तों, तो हम लोग पीछे जाके एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि 1781 में, देखिए शिक्षा का विकास कहाँ से प्रारंभ, 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, कलकत्ता में मदरसा की जो स्थापना होती है, वहाँ से भारत में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था होती है, पाश्चात्य शिक्षा जिसको आधुनिक शिक्षा बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रमिक विकास होता जाता है, कैसे 1813 में 1813 में कैसे 1 लाख रुपए आता है बजट में कि 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना है। उसके बाद 1835 में दोस्तों मैकाले मिनट आता है। उसके बाद 1854 में 1854 में वुड डिस्पैच आता है दोस्तों। उसके बाद सैडलर आयोग और 1917 में सैडलर आयोग आते हैं। ऐसे बहुत सारे जो शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग आए हैं और कैसे क्रमिक भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास होते गया है, क्रमिक शिक्षा का विकास जो हुआ है उससे संबंधित दोस्तों सवाल रहेगा यहाँ से। तो ये दोस्तों हो गया हिस्ट्री का। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आएगा। विचारक देख लेते हैं फिर से एक बार, विचारक में कौन कौन से हो जाएंगे, गांधी, नेहरू और टैगोर। स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों क्या हो जाएगा, 1857 से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद 1905 पे आएंगे। अब 1905 में दोस्तों दो है, एक स्वदेशी आंदोलन और एक बिहार को बंगाल से अलग करने का आंदोलन। उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन रहता है। उसके बाद आ जाएंगे फिर 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, आप लोग को याद होगा दांडी यात्रा। उसके बाद दोस्तों 1942 भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का जिसमें नारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में। यही है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों किसान और आदिवासी आंदोलन में मैंने बताया किसान आंदोलन में कैसे 1920 से जो किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं और 1936 तक पहुंचता है, वहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। तो ये हो जाएगा किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेट करके इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आदिवासी आंदोलन में दोस्तों दो पढ़ना है। आदिवासी आंदोलन में दो ही टॉपिक हैं, संथाल विद्रोह 1955-56 और मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 में स्टार्ट होता है। 1800 वैसे तो 1895 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1899 लेते हैं मुख्य रूप से। 1899 में शुरू होता है और 1900 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आदिवासी आंदोलन में एक मैंने चीज़ बता देता हूँ, इसकी हम लोग प्रकृति पे नेचर देखना है कि इसका नेचर कैसा था। जैसे संथाल विद्रोह का नेचर था मसीहावादी, और जो मुंडा विद्रोह था दोस्तों उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक, धार्मिक मुद्दा ज़्यादा था। धार्मिक मुद्दा वो सिंगो बोगा और ये इन सब चीज़ों की बात करते हैं, बिरसा मुंडा। तो ये है दोस्तों मसीहावादी, और ये हो जाता है धार्मिक आंदोलन, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधित और सामाजिक भी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आदिवासी विद्रोह का जो स्वरूप हम लोग को देखना है, नेचर। उसके बाद कला संस्कृति में मैं बता चुका हूँ आप लोग को क्या क्या देखना है, पटना कलम, पाल कला, मौर्य कला और मधुबनी पेंटिंग। पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा का बता ही दिया कि कैसे 1781 से मदरसा की स्थापना होती है और उसके बाद क्रमिक विकास होते होते 1944 तक जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो पेपर में दोस्तों 6 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 3 लिखना होगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना रखा है, एक क्वेश्चन 38 नंबर, तो 3 क्वेश्चन के हो जाएंगे दोस्तों 3 × 38 144, यहाँ पे मैंने बना रखा है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हिस्ट्री में पूछेगा 6 क्वेश्चन और वहाँ से आएगा 3 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। तो ये हो गया दोस्तों हिस्ट्री का। अब देखते हैं उसी में, ये पार्ट 1 में रहेगा दोस्तों। अब पार्ट 2 में हो जाएगा, पार्ट 2 में दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समकालीन घटनाएं। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनाएं दोस्तों कौन कौन सी होंगी, तो इस पर एक बार हम छोटा सा, इसमें भी दोस्तों 6 प्रश्न पूछेगा, आपको लिखना होगा 3, एक क्वेश्चन 38 नंबर का, टोटल 114 नंबर। पहला पेपर दोस्तों कितने नंबर का होगा, 300 मार्क्स का। 300 में 114 हिस्ट्री से हो जाएंगे, 114 और 114 हो जाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समकालीन घटनाएं। अब इसमें समकालीन घटना में मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कौन कौन से मुद्दे। जैसे आजकल करंट में चल रहा है दोस्तों भारत और चीन से जो सीमा विवाद चल रहा है। उसके बाद भारत और नेपाल दोस्तों, इंडिया और नेपाल से भी विवाद चल रहा है। उसके बाद दोस्तों इसके नेबर से काफ़ी, भारत और इसके पड़ोसी देशों से काफ़ी विवाद चल रहे हैं आजकल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्रीकल्चर बिल। पहले भी बीपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे, जैसे एनआरसी का मुद्दा चल रहा था तो उसने एनआरसी से सवाल पूछ लिए थे। तो अभी एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्रीकल्चर बिल है उससे संबंधित जो मुद्दा चल रहा है दोस्तों, तो वहाँ से सवाल पूछ सकता है एग्रीकल्चर से संबंधित। उसके बाद दोस्तों एक आतंकवाद से मतलब लगभग सवाल आते ही हैं। आतंकवाद काफ़ी फेवरेट मुद्दा है बीपीएससी का, तो आतंकवाद आप देख लीजिएगा। जो करंट में कुछ डेवलपमेंट अगर हुए हैं, जैसे हाफिज़ सईद को वहाँ पे सजा वगैरह हुआ है, तो इन सब चीज़ों से, मतलब हाफिज़ सईद तो नहीं पूछेगा लेकिन उससे संबंधित कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जैसे चरमपंथ बढ़ रहा है इंडिया में। उसके बाद एक और मुद्दा दोस्तों चल रहा है
जो लव जिहाद का, तो लव जिहाद भी काफ़ी टॉपिक में है कि किस तरीके से लोगों को उसमें मतलब कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को जानबूझ के भी फंसाया जा रहा है। तो लव जिहाद भी एक उसमें मुद्दा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों कोरोना, कोरोना से रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो यहाँ से कोरोना भी एक सवाल हो सकता है। अब कोरोना में दोस्तों अलग अलग सेगमेंट से भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कोरोना में क्या पूछ सकता है कि कोरोना से इकोनॉमिकली इफेक्ट क्या हुआ, ज्योग्राफिकली इफेक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकली इफेक्ट क्या हुआ, और सोशली इफेक्ट क्या हुआ। इन सब चीज़ों पे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ गया, तो आप कोरोना को भी देख लीजिएगा, कोरोना से सवाल पूछेगा। ये मैं बता रहा हूँ, अभी 2-3 महीनों में और भी टॉपिक आएंगे, तो उनसे संबंधित वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों। उसके बाद एक तीसरा टॉपिक था, इसी में पार्ट 3 आता है दोस्तों, ये हो जाता है स्टैटिस्टिक्स से। तो इसमें क्या है कि सांख्यिकी विश्लेषण, पाई चार्ट और डायग्राम। यहाँ से दोस्तों 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से आपको 2 ही करने हैं। एक क्वेश्चन के 36 नंबर, तो 2 के 72 नंबर, तो तीनों का मिला के हो जाएगा दोस्तों 300। अब 300 दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है दोस्तों कि इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री में क्या है कि आप करेंट को आप सोच नहीं सकते कि करेंट कहाँ से पूछ देगा वो सवाल, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री में जो ये टॉपिक है यहीं से सवाल आते हैं। और इसमें से सबसे चालाकी इसमें क्या करना है कि मान लीजिए ये 65 का मेंस हुआ है, तो 65 के मेंस में जो टॉपिक वो पूछ लेगा, जो टॉपिक मान लीजिए उसने मुंडा विद्रोह पूछ लिया, तो मुंडा तो मान लीजिए कट ही गया। अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अब वो मुंडा नहीं पूछेगा, वो संथाल ही पूछेगा। उसी तरीके से मान लीजिए असहयोग आंदोलन पूछ लिया, तो अब असहयोग को आप छोड़ दीजिए। इसमें से आपको 6 में से 3 ही टॉपिक तैयार करना है, और इतने ही टॉपिक है, तो कोई भी 3 टॉपिक तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री आपका हो जाएगा। अगर और यहाँ से काफ़ी स्कोरिंग भी रहता है, 114 नंबर में आप काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो इस पे हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, मैं तो बोलूँगा। करंट को देखते रहिए, करंट अनलिमिटेड है, करंट से आप सोच नहीं सकते कहाँ से सवाल आएगा। और उसके बाद ये जो सांख्यिकी वाला जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भी अब अगर आप लोग अच्छे से बना ले गए, लाइन बाय लाइन लिख के अगर बना ले गए, तो अगर सही है तो आपको इसमें भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आइए अगले सेगमेंट पे देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगले टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अब अगले पेपर में क्या होगा दोस्तों। तो ये है तो आपको दोस्तों GS2 में भी दोस्तों क्या क्या रहेगा। अब GS2 में दोस्तों है, ये भी 300 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन ही लिखने हैं। 8 क्वेश्चन के दोस्तों 300 नंबर मिलेंगे। जैसे GS1 में मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन के पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन, और पार्ट 3 से 2 क्वेश्चन। तो वैसे ही इसमें भी है दोस्तों। तो अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इसमें दोस्तों सबसे पहला सब्जेक्ट है भारतीय संविधान, बिहार के संदर्भ में, जो पॉलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, भारतीय संविधान, उससे संबंधित दोस्तों इसमें टॉपिक रहेंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ये देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों टॉपिक कौन कौन से हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पिछले 4 वर्षों के पेपर के हिसाब से मैंने देखा कि दोस्तों इसमें जो प्रियम्बल है, जो संविधान से संबंधित जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रस्तावना से ऑलमोस्ट हर एक साल एक क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो प्रियम्बल बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, और उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रियम्बल बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और यहाँ से काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो एक प्रियम्बल इसका बहुत फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि जो संस्थाएं जो है हमारी राजनीतिक संस्थाएं, कौन कौन से, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, गवर्नर हो गए। अगर बिहार से के संदर्भ में पूछ रहा है तो गवर्नर इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद दोस्तों अभी चुनाव भी हुआ था, तो उसमें भी गवर्नर की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, तो गवर्नर से सवाल रहेंगे। उसके बाद CM से सवाल पूछ सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इलेक्शन कमीशन, अभी चुनाव हुआ था बिहार में, तो इलेक्शन कमीशन से हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इलेक्शन कमीशन। CAG से सवाल पूछता है दोस्तों। जुडिशरी से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जुडिशरी का भी महत्व बढ़ते जा रहा है, तो जुडिशरी से दोस्तों सवाल पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों इलेक्शन कमीशन मैंने बता ही दिया। उसके बाद जो क्षेत्रीय दल है, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है, तो हो सकता है क्षेत्रीय दल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो क्षेत्रीय दल से भी दोस्तों सवाल पूछ सकता है। सेंटर स्टेट रिलेशन, जैसे बंगाल में चुनाव होने हैं, तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन काफ़ी ख़राब है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन एक बहुत फेवरेट टॉपिक है BPSC का, यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये सब तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो मौलिक अधिकार। उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट बता ही दिया, राजनीतिक दल हो ही गया दोस्तों। गवर्नेंस आजकल बहुत चर्चा में है, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, तो इससे दोस्तों सवाल रहेगा। गवर्नेंस को आप लोग तैयार करिएगा। तो राजनीतिक संस्थाएं कौन सा था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जितने भी राजनीतिक संस्थाएं रही हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन क्या है, संवैधानिक संस्था है। CAG क्या है, राजनीतिक संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग जो है जैसे BPSC है, तो ये भी दोस्तों संवैधानिक संस्था है।
तो इस तरीके के टॉपिक रहेंगे दोस्तों। तो पॉलिटी का खंड लगता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो पार्ट 2 में दोस्तों कौन से रहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था बिहार के संदर्भ में, इंडियन इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इसके फेवरेट हैं दोस्तों। इसमें भी बिहार के संदर्भ में अब क्या सबसे आप सोचिए, बिहार अगर सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, तो यहाँ पे मुद्दे क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे मुद्दे होंगे भूखमरी। तो भूखमरी में दोस्तों खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है कि 5 ईयर प्लानिंग जो चलती थी, अब तो नीति आयोग हो गया, पहले योजना आयोग थी। तो 5 ईयर प्लानिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल पूछते हैं, भले आज नीति आयोग हो गई हो, लेकिन फिर भी सवाल यहाँ से आते हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार का एक और सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या। यहाँ पे जनसंख्या दोस्तों, राज्य में आप लोग को पता होगा कि जनसंख्या घनत्व में ये तीसरे नंबर पे है पूरे भारत में। तो एक तो छोटा सा राज्य है लेकिन तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे जनसंख्या एक बहुत बड़ी, और जनसंख्या क्या है, बहुत बड़ी माइग्रेट कर जाती है। तो इसको लेके भी हमेशा सरकार घेरे में रहती है। तो जनसंख्या एक काफ़ी फेवरेट टॉपिक बिहार के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों गरीबी बता ही दिया कि जैसे अगर गरीब राज्य है तो गरीबी हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स से, इंडस्ट्री से सवाल पूछते हैं, उद्योग, वैश्विक और भारतीय संस्थाएं। अब वैश्विक और भारतीय संस्थाएं में क्या है, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो WHO इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक है ना, IMF हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, WTO जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद भारत से रिलेटेड जैसे सार्क हो गया, आप लोग को पता ही होगा, बिम्स्टेक हो गया दोस्तों, G20 हो गया, आसियान हो गया। अभी रिकैप का जो मामला चल रहा था कि भारत रिकैप से बाहर चला गया है, तो वो एक मुद्दा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ब्रिक्स का भी हाल ही में सम्मेलन हुआ है, तो ब्रिक्स भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के और भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों। और भी इसमें है, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर से सवाल पूछ लेते हैं। एग्रीकल्चर भी बिहार से काफ़ी है कि बिहार में हर एक साल बाढ़ ही आते रहते हैं। तो एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे उद्योगों की कमी है, तो उद्योग से भी सवाल पूछ लेंगे कि किस प्रकार के उद्योग बिहार में लग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खनिज नहीं है दोस्तों, तो खनिज नहीं है तो खनिज से भी संबंधित सवाल, जो मुख्य मुख्य खनिज है उनसे संबंधित सवाल पूछ लेंगे। या खनिज नहीं है तो कैसे बिहार के इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है, इस तरीके से सवाल पूछ लेंगे। उसके बाद MSME एक सेक्टर हो जाता है, क्योंकि बिहार में निवेश कम है, तो किस प्रकार से बिहार के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछेंगे, तो किस प्रकार से बिहार में MSME सेक्टर को मजबूत किया जा सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए दोस्तों। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला इसी पार्ट GS पेपर 2 में ही हमारा तीसरा खंड हो जाएगा दोस्तों। पार्ट 3 हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत महत्व का तो नहीं है, मतलब एक सवाल रहता है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही संबंधित, ज्योग्राफी भी जो रहेगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही संबंधित करके सवाल पूछेंगे। तो इसमें कौन कौन सा बिहार के लिए रिलेटेड, बिहार के BPSC के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें है जो एटॉमिक एनर्जी की आजकल बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो एनर्जी से संबंधित मुद्दे चल रहे हैं, तो इसमें एटॉमिक एनर्जी पे बात कर लेंगे। उसके बाद भारत सरकार बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है सोलर एनर्जी को लेके, तो सोलर एनर्जी पे ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों गैस एनर्जी, भारत सरकार बात कर रही है कि LNG पे शिफ्ट कर जाएंगे, CNG पे शिफ्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला भी मुद्दा हो जाएगा इंपॉर्टेंट। 2030 तक भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों। नई नई जो तकनीकें आ रही हैं वो बिहार BPSC बहुत उससे सवाल पूछता है, तो यहाँ से हो जाएगा ये एनर्जी से रिलेटेड। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी से काफ़ी सवाल पूछ लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो सकता है। सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, तो वेस्ट मैनेजमेंट से सवाल पूछ लेंगे। और दोस्तों और एक सैटेलाइट रिसेंटली जो सैटेलाइट से संबंधित जो उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, तो उपग्रह के जितने रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे संबंधित BPSC काफ़ी सवाल पूछता है। उसके बाद दोस्तों मेक इन इंडिया, मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, उससे सवाल पूछेगा। अभी हाल ही में कोरोना के टाइम में आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, आत्मनिर्भर भारत का, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से सवाल पूछेगा, क्योंकि अभी रिसेंट में ही ये मुद्दा चल भी रहा है। जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो भी वो आत्मनिर्भर भारत को ही लेके आ रही हैं, जितने भी अभी विजन जो भी हैं भारत सरकार के, या वो सब आत्मनिर्भर भारत को ही लेके हैं। तो ये हो जाएंगे दोस्तों। एक मोटा मोटा मैंने दे दिया आप लोग को कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से। और ज्योग्राफी में क्या, ज्योग्राफी में भी बोला मैंने आपको, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित जितने मुद्दे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, बिहार के लिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लड और ड्रॉट, मतलब
बाढ़, एक तरफ बाढ़ बिहार में रहता है और दूसरी तरफ सूखा रहता है। तो फ्लड और ड्रॉट, बिहार बाढ़ और सुखाड़ बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए टॉपिक है। तो इससे दोस्तों आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वाटर क्राइसिस, बिहार में दोस्तों क्या है, बाढ़ भी है और वाटर क्राइसिस भी है। तो वाटर क्राइसिस से भी सवाल बीपीएससी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग ज्योग्राफी को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये सब दोस्तों मैंने एक मोटा मोटी आप लोग को सिलेबस डिस्कस कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक और बच जाता है जो है ऑप्शनल पेपर, जो आप लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भरते टाइम डाल दिया होगा। तो ये ऑप्शनल पेपर आप अपने हिसाब से जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट लिया होगा वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी मेंस का जो मैंने आप लोग को दिया है, इससे बाहर से दोस्तों इतने बढ़िया से कोई नहीं समझाएगा और इससे अच्छे से इतना आसान सा सिलेबस किसी का नहीं है जितने आसान तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो अगर आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं आगे भी वीडियो लेकर आते रहूँगा। और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर द डिस्कशन दोस्तों।